इलेक्ट्रोस्टैटिक, दो वर्ड से मिलकर बना है। इलेक्ट्रो दैट इज चार्ज, स्टैटिक एट रेस्ट, चार्ज जब रुका हुआ है हो, रेस्ट पे हो, तो इसको बोल देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। चार्ज अगर रुका हुआ है, रेस्ट पोजीशन में है, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। और अगर चार्ज मूव कर रहा है, मोशन में है, तो क्या कहेंगे उसको, अल्टरनेटिंग करंट। ओके, तो चैप्टर नेम इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। इलेक्ट्रो चार्ज, चार्ज में बी positive or negative. If charge positive, then it is known as proton. Negative, then it is known as electron. Static at rest. Okay? तो नाम से ही क्लियर है कि स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। क्लियर, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। एक साइंटिस्ट थे बोर्स, उनका एक मॉडल आया, बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, उन्होंने क्या बताया कि कोई एटम, क्लियर, कोई एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। किसी भी एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज प्लस चार्ज दिखाएंगे, न्यूट्रॉन पे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए वहाँ पे कोई चार्ज नहीं दिखाएंगे। क्लियर। अब इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होते हैं, आर्बिटल्स। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होते हैं, आर्बिटल्स। इन आर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। क्लियर। अब बात आती है सर, अगर ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में रिवॉल्व करता है तो इसका कहीं ना कहीं एनर्जी का कंजम्पशन होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल में रिवॉल्व करता है, किसके सराउंड, न्यूक्लियस के सराउंड, तो उसमें किसी भी तरह का कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता है। बट जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है एक स्टेज से दूसरे स्टेज में, तब या तो एनर्जी लॉस होगी या तो एनर्जी का वो गेन करेगा। क्लियर। हायर स्टेज से लोअर स्टेज में जाएगा तो एनर्जी का लॉस होगा, अगर लोअर से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा तो वहाँ पे एनर्जी का क्या होगा, गेन होगा, जो चीज़ हम पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। ओके, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ आएंगी मॉडर्न फिजिक्स में, लाइमन, बाउमर, पास्टन, बेकर, पिफोन, वहाँ पे इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी हमको सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में जानना है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने जा रहे हैं, चार्ज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो भी कैसा चार्ज जो रुका हुआ हो। क्लियर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, आप सभी जानते होंगे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। ओके, अच्छा, इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होता होगा, बिल्कुल होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अगर इलेक्ट्रॉन की मास की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का कितना मास होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, क्या रहेगा, केजी, ग्राम, केजी, किलोग्राम। क्लियर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। क्लियर। कूलाम क्या यूनिट है, जो कि साइंटिस्ट के नेम पे है। क्लियर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की बात हो गई तो प्रोटॉन की बात करेंगे। तो प्रोटॉन पे कितना चार्ज आएगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। क्लियर। अब चार्ज, प्रोटॉन के चार्ज की बात करेंगे तो प्रोटॉन पे भी सेम चार्ज होता है जितना चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे होगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब बात आती है दोनों का तो सेम ही है। क्लियर। तो कैसे हम पहचानेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन का है या प्रोटॉन का है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो माइनस सिंबल के साथ में होगा, और प्रोटॉन का जो चार्ज होगा वो प्लस साइन के साथ में होगा। क्लियर। मास ऑफ प्रोटॉन की बात करेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन। क्लियर। मास ऑफ प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। ओके, गॉट इट। चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। चार्ज का यूनिट कूलाम, मास केजी में रहेगा। क्लियर। अच्छा, देखिए यहाँ न्यूक्लियस में एक और भी चीज है, क्या है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, बताइए, न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, अरे न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होगा। क्लियर। तो न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, चार्ज ऑफ, अगर हम बात करेंगे चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन की, तो कितना होगा, 0। हाँ, लेकिन इसका कुछ ना कुछ मास होगा, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास जो होगा वो किसके बराबर होगा, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। इसका मतलब 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। क्लियर। इतना छाप लीजिए। ओके, वीडियो पॉज करके और इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अब इसमें। अच्छा, तो सर किसी भी एटम में न्यूक्लियस होता है,
न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिटल्स होते हैं, और जिन ऑर्बिटल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, और इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। क्लियर? न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल में रिवॉल्व करते रहते हैं। क्लियर? तो सर किसी भी एटम में कितना नंबर होगा इलेक्ट्रॉन का? किसी भी एटम में बात आती है कि कोई भी एक एटम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का कितना नंबर होगा। क्लियर? किसी भी एटम में जो उसकी एटॉमिक वेट होगी, किसी भी एटम का जो उसका अपना खुद का एटॉमिक वेट होता है वो इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम का जो एटॉमिक वेट होता है वो बराबर किसके होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। और हमको ये भी मालूम है कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होता है उसका नंबर इक्वल होता है किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होता है उसका नंबर किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के होगा, जो कि इलेक्ट्रॉन कहां पे है, ऑर्बिटल्स में है। ऑर्बिटल्स में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के सराउंड। ओके, अच्छा, अब एटॉमिक वेट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये सारे एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। ठीक, अच्छा, तो क्या ये अनइक्वल भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर ये इक्वल हैं तो वो एटम कैसा होगा, वो एटम कैसा होगा, न्यूट्रल। क्लियर? अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, देन वो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। क्यों? देखिए, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन कहाँ है, न्यूक्लियस के बाहर, प्रोटॉन कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, अब बाहर भी जितना चार्ज नेगेटिव में है उतना ही चार्ज अंदर पॉजिटिव में है, तो दोनों चार्ज आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो उस एटम पे नेट चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज रहेगा जीरो, किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं रहेगा। बट उसमें चार्ज तो होंगे, बट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो ऐसा एटम क्या कहलाएगा, न्यूट्रल एटम। हाँ, कोई कैटायनिक एटम है, मान लेते हैं ये ए, कोई एक एटम है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर? इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो ये ए एटम है इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन नंबर में कम है। क्लियर? अगर किसी भी एटम पे नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब हुआ कि उस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मैक्सिमम। ओके, क्लियर? आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा। अब थ्योरेटिकल पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। इस चैप्टर में जो थ्योरेटिकल पोर्शन है ये सब चार्ज हो गया, चार्ज समझ गए, होता क्या ये समझ गए। अच्छा, चार्ज फ्लो कैसे करता है, चार्ज फ्लो कैसे करता है। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में दे रखा है फ्लो ऑफ चार्ज या मोड ऑफ चार्ज ट्रांसफर। चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। क्लियर? एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज कैसे जाएगा। क्लियर? तो हमारे सिलेबस में दे रखा है मोड्स ऑफ चार्ज ट्रांसफर। 3 मोड्स हैं। फर्स्ट वन इज फ्रिक्शन, सेकेंड वन इज कंडक्शन, एंड लास्ट वन इज इंडक्शन। एक एक करके तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन आप लोग जानते होंगे, फ्रिक्शन फोर्स सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ेंगे 11th क्लास में। प्रोजेक्टाइल मोशन में फ्रिक्शन फोर्स क्या कहता है, व्हेन टू बॉडी आर रब ईच अदर, देन जब दो बॉडी को आपस में एक दूसरे के ऊपर रफ करते हैं तो क्या होता है कि उनके बीच में एक फोर्स लगता है। ये फोर्स क्या कहलाता है, फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर? वही चीज़ यहाँ पे जब दो बॉडी को आपस में रफ करते हैं तो रफ करने से क्या होता है, उस बॉडी में जो चार्ज होते हैं वो अपीयर हो जाएंगे और सरफेस पे हो जाएंगे। चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, चार्ज कहाँ पे आके रुकेगा, सरफेस पे, बॉडी के सरफेस पे आके। चार्ज कहाँ पे आके रुकेगा, बॉडी के सरफेस पे आके रुकेगा। क्लियर? तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से चार्ज क्या आएगा, दो बॉडी को आपस में हम लोग क्या करेंगे, आपस में जब रफ करते हैं तो चार्ज सरफेस पे आ जाता है, और जब चार्ज सरफेस पे आ जाएगा तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये पहला मेथड हो गया चार्ज ट्रांसफर का, बाय द फ्रिक्शन। एक एग्जांपल देते हैं। बचपन में छोटी क्लासेस में जब रहे होंगे, लोअर क्लासेस में, तो हम लोगों ने किया होगा कि पेन या पेंसिल को लेके क्या क्या होगा, अपने हेयर में काफ़ी देर तक रगड़ने के बाद में उसको पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों के पास में ले जाते हैं। तो क्या होता है, पेपर के छोटे टुकड़े के होते हैं, इसमें आपस में क्या होते हैं, इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, क्या होता था पेंसिल में या पेन में क्या होता था, ऐड हो जाता था, चिपक जाता था। क्यों? क्योंकि जब इसको हम रफ करते थे तो इस पर चार्ज अपेयर हो जाते थे, और जब कागज के टुकड़े के पास ले जाते हैं तो मान लो इसमें नेगेटिव चार्ज अपेयर हो गए और कागज के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या हुआ, बाइंडिंग कर लिया और दोनों आपस में जुड़ गए, ऐड हो गए। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज वेरी इजी, बाय द फ्रिक्शन। सेकेंड, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बाय कंडक्शन मेथड। बाय कंडक्शन मेथड, चार्ज ट्रांसफर का दूसरा मेथड है कंडक्शन मेथड। कंडक्शन नाम से क्लियर है कि किसी कंडक्टर का यहाँ पे रोल जरूर प्ले होगा। क्या होगा, कंडक्टर का रोल जरूर प्ले होगा। जैसे मान लेते हैं कि ये एक कोई बॉडी है। क्लियर? ये कैसी बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, मतलब इसमें किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ना, ऐसा नहीं है, चार्जेस होंगे बट पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ चार्जेस आर इक्वली नंबर, देन इट इज नोन एज न्यूट्रल बॉडी। ओके, अब क्या करेंगे, एक दूसरी बॉडी को जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, एक दूसरी बॉडी कैसी चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। जब दूसरी बॉडी जो कि पॉजिटिवली चार्ज है इसको इसके पास लाएंगे और इन दोनों को आपस में एक वायर के थ्रू क्या करेंगे,
कनेक्ट कर देंगे, इन दोनों को क्या करेंगे आपस में एक वायर के थ्रू क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो क्या होगा, न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जंप करके पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की ओर मूव करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो तब तक होगा जब तक दोनों बॉडी पे इक्वल चार्जेस ना आ जाएं। थोड़े टाइम के बाद क्या होगा कि जो ये न्यूट्रल बॉडी थी, ये जो न्यूट्रल बॉडी थी, अब इस पे कैसे चार्जेस आ जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज आ जाएंगे, और ये पॉजिटिवली चार्ज का फ्लो तब तक होगा जब तक इन दोनों बॉडी पे चार्ज का नंबर सेम इक्वल ना हो जाए। क्लियर? कौन सा मेथड हुआ ये, कंडक्शन मेथड। क्यों? क्योंकि एक कंडक्टर को यहाँ पे हमने क्या किया है, दोनों बॉडी को जोड़ने में एक कंडक्टर को यूज किया है। क्लियर? तो कंडक्शन मेथड में चार्ज का फ्लो कैसे होता है, बाय द कंडक्टर। कंडक्टर को जब एक न्यूट्रल बॉडी से दूसरे चार्ज बॉडी के साथ जो कनेक्ट कर देते हैं तो चार्ज का फ्लो होता है। वो चार्ज का फ्लो तब तक होता है जब तक दोनों बॉडी पे चार्ज क्या हो, नंबर जो हो वो सेम ना हो जाए। क्लियर? अब मान लेते हैं कि क्यू का ये मान लेते हैं एक बॉडी ए, ये न्यूट्रल बॉडी मान लेते हैं बी। इफ साइज ऑफ ए इज मोर देन बी, मान लेते हैं कि ए का साइज जो है वो बड़ा है, बी का साइज क्या है, छोटा है, तो और इस पे जो चार्जेस हैं वो Q1 है, इस पे चार्जेस हैं Q2, तो Q1 इज ग्रेटर देन Q2। और इसका अपोजिट अगर हो जाए, इफ साइज ऑफ B इज ग्रेटर देन A, तो अब क्या होगा, Q2 पे चार्जेस ज़्यादा हो जाएंगे किसके रिस्पेक्ट में, Q1 के रिस्पेक्ट में। और अगर दोनों बॉडी का साइज जो है वो सेम है, इफ साइज ऑफ B इज इक्वल टू A, देन क्या होगा, Q1 इज इक्वल टू Q2, दोनों पे चार्ज भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। और दोनों पे चार्जेस सेम हो जाएंगे तो इसमें किसी भी तरह का कोई चार्ज का फ्लो नहीं होगा। तो ये किस सेकंड मेथड था, चार्ज ट्रांसफर का बाय कंडक्शन मेथड। ओके, छाप लीजिए, छाप ही सकते हैं, छाप लीजिए। ओके, वीडियो पॉज करिए, छापिए। थर्ड वन एंड लास्ट मोड ऑफ चार्ज ट्रांसफर इज द बाय द इंडक्शन मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट, कंडक्शन एंड इंडक्शन बोथ आर इंपॉर्टेंट by the point of view of बोर्ड एग्जाम। ओके, थ्योरेटिकल पेपर आता है, फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी रहता है, डेरिवेशन भी रहता है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं यहाँ से। थर्ड वन इज द बाय द इंडक्शन। ओके, अब इसमें क्या होता है, इंडक्शन में क्या होगा कि एक कोई न्यूट्रल बॉडी, ध्यान से समझना इसको, कोई एक न्यूट्रल बॉडी और इसके पास में हम एक दूसरी चार्ज बॉडी को लाएं। ये चार्ज बॉडी मान लेते हैं कि कैसी चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है। क्लियर? ये चार्ज बॉडी कैसी चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ये कैसी बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी। कैसी बॉडी है ये, न्यूट्रल बॉडी। क्लियर? न्यूट्रल बॉडी, चार्ज तो कोई होगा नहीं इसमें, होगा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल नंबर में होंगे, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बॉडी बोलेंगे। इसको कैसे बोलेंगे, निगेटिवली चार्ज बॉडी। नेगेटिवली चार्ज बॉडी, ये कैसा है, न्यूट्रल बॉडी। अब जब इस चार्ज बॉडी को इस न्यूट्रल बॉडी के पास में लाएंगे तो हमको मालूम है कि जो सेम पोलरिटी के चार्जेस होते हैं उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है, और डिफरेंट पोलरिटी के चार्जेस होते हैं उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। समझो समझो, क्या होगा, सेम पोलरिटी मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, सेम पोलरिटी मतलब नेगेटिव नेगेटिव, डिफरेंट पोलरिटी मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर सेम पोलरिटी है तो क्या होगा, इनके बीच में रिपल्सन या अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, रिपल्सन होगा। सेम पोलरिटी है, रिपल्सिव फोर्स होगा, डिफरेंट पोलरिटी है, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। जब एक प्लस एक माइनस होगा तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे, और जब सेम पोलरिटी का होगा तो एक दूसरे को अपने से दूर भगाएंगे। ठीक है, रिपल ईच अदर। क्लियर? अब जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के पास में लाएंगे तो न्यूट्रल बॉडी में दोनों तरह के चार्जेस क्या हैं, प्रेजेंट हैं, दोनों तरह के चार्जेस प्रेजेंट हैं। तो इसमें जो पॉजिटिवली चार्ज होगा वो यहाँ पे अपेयर हो जाएगा, किस साइड में, जिस साइड में क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज बॉडी को लाएंगे। क्लियर? अब जब पॉजिटिव चार्ज बॉडी यहाँ पे अपेयर हो गया और इस बॉडी को हमने क्या कर दिया, अर्थ, न्यूट्रल बॉडी को हमने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। अब अर्थ करने के बाद में क्या होगा कि जब यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। अर्थ तो बहुत बड़ा सोर्स है, ठीक है, कितना भी इलेक्ट्रॉन दे दो, कितना भी इलेक्ट्रॉन दे दो, अर्थ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर? अब थोड़े टाइम के बाद देखेंगे तो जो ये न्यूट्रल बॉडी थी, क्या होगा, जो ये न्यूट्रल बॉडी थी, क्लियर, इसमें कैसे चार्जेस अपेयर हो जाएंगे, पूरे बॉडी में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज अपेयर हो जाएंगे। अब ये बॉडी कैसी हो गई, चार्ज बॉडी हो गई। कैसी चार्ज बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। क्लियर? और जो अर्थ किए थे उसको क्या करेंगे, अब हम रिमूव कर देंगे।
ठीक, तो एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करने के लिए दूसरे चार्ज बॉडी को लाने से चार्ज हुआ, बट निगेटिवली चार्ज बॉडी से कैसा चार्ज हुआ, पॉजिटिवली चार्ज हुआ। क्लियर। कंडक्शन में क्या होता था, जब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी से कनेक्ट करते थे तो दूसरी बॉडी न्यूट्रल बॉडी भी कैसी चार्ज होती थी, पॉजिटिवली चार्ज होती थी, मतलब सेम तरह की चार्ज होती थी। बट यहाँ पे क्या है, इंडक्शन में ये डिफरेंस है कि जब न्यूट्रल बॉडी को निगेटिवली चार्ज करना होगा तो पॉजिटिवली बॉडी लानी पड़ेगी, लेकिन अगर पॉजिटिवली चार्ज करना होगा तो निगेटिवली बॉडी लानी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं। क्लियर। निगेटिव चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास लाएं और बॉडी कैसी चार्ज हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। अगर इसी का जस्ट अपोजिट कर दें, क्लियर, इसी में समझते हैं, इसको क्या करें, अपोजिट कर दें, पॉजिटिवली चार्ज कर दें इसको। क्लियर। जब पॉजिटिवली चार्ज कर देंगे यहाँ तो कैसे चार्जेस अपीयर हो जाएंगे, यहाँ पे निगेटिवली चार्ज अपीयर हो जाएंगे। ठीक। अब जब यहाँ पे निगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपोजिट। और कुछ टाइम के बाद में क्या देखेंगे कि ये पूरी की पूरी बॉडी कैसी चार्ज हो गई है, निगेटिव चार्ज हो गई है। कैसी चार्ज हो गई है, निगेटिव चार्ज हो गई है। और जो अर्थ किया हमने उसको हटा देंगे। ठीक है। कंडक्शन इंडक्शन में यही एक डिफरेंस होता है। कंडक्शन में पॉजिटिव चार्ज बॉडी से दूसरी बॉडी चार्ज होगी पॉजिटिवली, इंडक्शन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी से दूसरी बॉडी न्यूट्रल बॉडी कैसी चार्ज होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी। अगर निगेटिव चार्ज बॉडी को लाएंगे न्यूट्रल बॉडी के पास तो कैसी चार्ज होगी बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। यही ऑब्जर्वेशन है इंडक्शन में और कंडक्शन में। क्लियर। यही डिफरेंसेस हैं इंडक्शन में और कंडक्शन में। आई होप थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक यू ऑल आर गॉट इट। आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है। अब इसका आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कूलॉम्स लॉ। थैंक यू।